नमस्कार। हम आपको पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ से मिला रहे हैं, आपका परिचय करवा रहे हैं और अपने जीवन के और इस मुकाम में, पर्वतारोही में इस मुकाम में कैसे पहुंची, पूरी बातें ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी। मैं इनसे मुखातिब होता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। तो आप ना शुरू से बताइए कि बचपन से जी। आपका झुकाव कैसा था और घर परिवार का आपके साथ कैसा व्यवहार था, जी। क्या चाहते थे जी। और आप कहाँ तक पहुँची? बिल्कुल। मैं नैना सिंह धाकड़, बस्तर जगदलपुर से, जगदलपुर में ही मेरा जन्म हुआ है। और मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई हैं। बट जब मैं 3 साल की थी तब मेरे पापा एक्सपायर कर गए। पापा पुलिस डिपार्टमेंट यहीं हमारे रहे हैं। और उस उम्र में जो एक बच्चा होता है अपने पिता के प्रति कितनी आश्रित होता है, और पता चलता है कि पिता नहीं रहे, और उस समय हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि पिता हैं या नहीं। तो बस मम्मी ये कहती थी आपके पापा ड्यूटी पे गए हैं और आज नहीं तो कल आएंगे। तो वो एक था कि पापा से लगाव था कि पापा जब भी आते वो मुझे दुलारते, तब सुलाते, तब मैं सोती। बट ऐसा करते करते हम बड़े हुए। आफ्टर स्कूलिंग के टाइम पे ऐसा हुआ कि स्कूलिंग मेरा महारानी लक्ष्मीबाई हुआ है, और मैं वहाँ से पास आउट हूँ। फिर आफ्टर मेरा जो स्कूल के बाद जो ग्रेजुएशन के लिए किया, मैंने पीजी कॉलेज धर्मपुरा से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और मैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी से एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क में किया है। और दुर्ग यूनिवर्सिटी से मैंने बीपीएड किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये जो कंटिन्यू मेरी स्टडी है और फैमिली का जो बैकग्राउंड था, तो उसके प्रति एक चीज़ था कि मुझे बचपने में खेलने के खिलौने नहीं दिया गया, मुझे ज़िम्मेदारी दी गई। तो एक ज़िम्मेदारी जो दी जाती है, जैसे घर से, जैसे घर के बर्तन कैसे साफ़ रखना है, घर को कैसे साफ़ रखना है। जैसे स्कूल लाइफ में कि 1500 लड़कियां थी तो आपको हेड बना दिया गया, आप वहाँ की हेड हैं और आपको ये बच्चों को संभालना है, मतलब हर एक बच्चे की इंक्वायरी करना है, जस्ट लाइक हमारे यहाँ प्रेसिडेंट एंड ये बना दिया जाता है। तो वो चीज़ें थी महारानी लक्ष्मीबाई में। और जब मैं कॉलेज में भी आई तो वही जिम्मेदारियों के बीच में रही, और इसी बीच में मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ी। तो जो सबसे पहला था आफ्टर फैमिली के बाद कि एक बच्चा अपने फील्ड को सेलेक्ट करता है, तो मैं नाट्य, जो मंच पे प्रोग्राम होते हैं नाट्य कला का, तो मैंने वो लिया। तो कहते हैं ना कि माँ बाप को उतना भारी नहीं होता बच्चा, लेकिन आस पड़ोस और हमारे समाज वाले को कुछ भारी हो जाते हैं। तो वही मेरी कहानी थी। तो स्टार्टिंग जर्नी मेरी तब हुई जब मैं 5th क्लास में थी और मैंने फर्स्ट मंच का प्रोग्राम दिया। तो नाट्य कला में मैं फर्स्ट आई, तो मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया था। तो बच्चे को जब कुछ चीज़ प्रोत्साहित के रूप में दिया जाता है, प्रोत्साहन के लिए, तो बच्चा उस फील्ड में आगे बढ़ता है। तो वही मेरा एक काम था कि मैं नाट्य कला को आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन जब घर आई और पता चला कि मम्मी को किसी ने ये शिकायत लगा दिया है कि हाँ, आपकी बेटी मतलब आजकल तो बहुत बड़ी हो गई है, 5th क्लास में बच्चे कितने ही बड़े हो जाते हैं। तो वो सुन के मम्मी का ये था कि आप बिन बाप की बच्ची हो और ये सब करती हो। तो यानी बचपना बहुत ज़्यादा संघर्ष में बीता होगा बेटा। बिल्कुल, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं था। क्योंकि जब पापा हमारे जब यहाँ पोस्टिंग लेके आए और मम्मी जब नई नई शादी थी, हम तो यहीं पैदा हुए। तो उस सिचुएशन में जब पापा का चले जाना, और उस समय ना फ़ोन था, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान था कि जिससे हम कांटेक्ट कर पाते, क्योंकि उस समय लेटर चलता था, यहाँ पे पोस्ट डेड बॉडी पड़ी है और पोस्ट किया है, फिर वो कब पहुँचेगा, वो कब वो लोग आएंगे, वो सिचुएशन पे एक कहते हैं ना कि कुएं का जो मेंढक होता है वो मेरी मम्मी थी, और इतने बड़े संसार एक समंदर था। तो उस बीच में हमारा जो पालन पोषण किया और उनको हमको सही दिशा दिया, तो हम उनके लिए बहुत आश्रित आभारी हैं। उन माता को मेरा प्रणाम। वो माता, यानी आप देख रहे होंगे कि आंसू मेरे निकल आए इस बच्ची के संघर्ष को देख के। इसकी कहानी बोलें या जो हकीकत है, बहुत ही, यानी इनको तो यानी सबसे सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं चाहता हूँ बच्ची की, आपको आपने पर्वतारोही जो किया, जी। रोहण किया, सबसे बड़े बड़े सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब मिली? अ, मेरा वो जो फील्ड था, जब मैं नाट्य कला से मैं डांस करना स्टार्ट की, मैं डांसिंग में भी
पार्टिसिपेट किया। तो मंच का जो प्रोग्राम था तो लोगों की ये बात थी, अच्छा तो अब बाप नहीं है तो बच्ची को मंच पे नचवाओगी। तो ये जो बातें थी वो बहुत कड़वी थी, लेकिन मेरे लिए कहीं ना कहीं वो घर कर रही थी, और वो मेरे दिल में घर कर रही थी या दिमाग में वो मुझे नहीं, क्योंकि बचपना दिमाग था। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने हॉकी की स्टिक उठाई कि मैं स्पोर्ट लाइन में जाऊंगी। तो मैं सुबह घर का काम करती और जब मैं ग्राउंड जाती तो हॉकी का स्टिक पकड़ने के लिए आपको सूट पहन के आप खेलो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम मैं टी शर्ट और निक्कर शॉर्ट पहनती थी तो उस बात को भी लेके मेरे घर पे आते लोग और ये कहते कि अब तो आपकी बेटी के कपड़े भी छोटे होने लगे। तो ये जो कठिन शब्दों का जो प्रहार था वो मेरे अंदर एक कठोर चीज़ बना रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी तक लेके जाएगा। तो मैंने वो भी क्विक किया और उसके बाद स्टडी पे फोकस किया। स्टडी के साथ 4 बच्चे भी पढ़ाने लगी और ट्यूशन के पैसे निकाल के मैं अपना पढ़ाई और खुद का अपना पॉकेट मनी जो कहते हैं, जो बच्चों को घर से मिलता था, वो मैं खुद से निकाल के अपना काम करती थी। ऐसे करते करते कॉलेज पहुंची और इसी बीच स्कूल और कॉलेज के बीच में मैं एनएसएस से जुड़ी, स्काउट गाइड किया। 3 साल मैंने परेड किया लाल बाग ग्राउंड पे। और फिर स्काउट गाइड के बाद जब मैं एनएसएस से जुड़ी तो एनएसएस में एक कैंप अटेंड किया जिसमें मतलब अलग अलग जगह से जब बच्चे आते हैं और एक सद्भावना जो होती है कि आप किसी के प्रति कैसे भाव रखते हैं, वो चीज़ सीखने को मिला। और वहाँ पे जो फर्स्ट कैंप था, जब मैं घर से पहली बार घर से अलग हुई, 1 हफ्ते की कैंपिंग था जो पंडरी पानी हमारे जगदलपुर से 10-12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कैंपिंग लगा था। तो कैंपिंग के तीसरे दिन पे मुझे ये सुनाई पड़ा कि डोंगरी में जाना है, पहाड़ तोड़ के लाना है। तो ये जो सेंटेंस था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि डोंगरी क्या है और पहाड़ क्या है। जो बच्ची घर पे ही पली बड़ी है, जो आसपास ही घूमी फिरी है, वो बाहर की दुनिया कैसे जानेगी। और सबसे बड़ा भय था मेरा कि मुझे ट्रैवलिंग से बहुत डर लगता था। मतलब सफ़र करना तो मुझे चक्कर आ जाता था और वॉमिटिंग होती थी, वैसे ही मुझे ऊंचाई से बहुत डर था। और मुझे ये नहीं मालूम था कि ऊंचाई और ये सफ़र कब मेरी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। तो जब मैं कैंपिंग के लिए गई तो हम ट्रैक्टर में पहली बार बैठे। अब आप सुनिए कि हम ट्रैक्टर में पहली बार बैठे और वो जो सफ़र किया, वो हालत इतनी गंभीर थी, लेकिन एक उत्सुकता होती ना कि डोंगरी क्या होता है वो देखना, क्योंकि हमारे बस्तर पे पहाड़ को डोंगरी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है, हमारे यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, लेकिन वो जो पहाड़ है वो पहाड़ी है। पहाड़ वैसा ही होता है, बस उसमें स्नो और ग्लेशियर और हाइट बढ़ जाती है अदर जो जो मैं कर रही हूँ अभी। तो ये एक फील्ड था कैंपिंग का। और हम जब उस पार्ट पे गए तो पता चला कि हम लोग पूरा वहाँ से पहाड़ तोड़ के मतलब पत्थर कलेक्ट करके लाए हैं और उसके हम चबूतरा बना के आज दिए। वहाँ पे सरपंच थे, उनको बैठने के लिए चबूतरा नहीं था, जब पंच बैठता है तो वो बना के दे। वो एक खुशी जो थी, अलग ही खुशी, बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत अच्छी खुशी थी कि हम उस गांव को कुछ दे के जा रहे हैं। जिस गांव में हमने 1 हफ्ते बिताए, उन्होंने हमें सब कुछ दिया, तो हमको भी कुछ देना था। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और वो हमने किया। और उस फील्ड में एक चीज़ देखा मैंने कि मैं मेंटली और फिजिकली कि कितनी प्रिपेयर थी, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग से भी डर लगता था और दूसरा मुझे हाइट से भी डर लगता था। वो दोनों काम मैंने किए। और बाय लक जब मैं एनएसएस में आई कॉलेज लाइफ में, स्कूलिंग के टाइम पे ही मैं जूडो कराटे खेलना स्टार्ट की। मैं जूडो की नेशनल प्लेयर हूँ, 3 टाइम नेशनल खेला है मैंने। और जो रेसलिंग है मैंने स्टेट खेला, साथ ही साथ मैंने बैडमिंटन भी स्टेट खेला। तो ये मेरा एक लाइफ ऑफ पार्ट था कि गेम में मुझे कहीं सेटल होना था। यानी शॉर्टकट में सर्वगुण संपन्न। वही कह सकते हैं, बट कहते हैं ना कि कहीं ना कोई रोकने वाला था। तो जब मैं जूडो कराटे में आई तो कुछ बच्चे जूडो करते थे, कुछ बच्चे कराटे करते थे, लेकिन उनको एक एम था कि हम इसी फील्ड में कोच बनेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। तो मैंने भी यही सोचा कि हाँ मेरा भी यही फील्ड है, तो फिर मैं भी बच्चों को यहाँ कस्तूरबा जो धर्मपुरा हॉस्टल है वहाँ पे सिखाने आती थी बच्चों को। मैं सिरासर चौक पे जो स्कूलिंग है सक्सेस कॉन्वेंट का, मैं वहाँ पे भी बच्चों को सिखाती थी। रोज़ सुबह प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे भी करवाती थी, यहाँ पे भी करवाती थी। लेकिन मन में एक भाव था कि जो सारी टीम है वो यही कर रही है, मुझे कुछ अलग करना है। और मुझे नहीं मालूम था कि इतना अलग कर पाऊँगी। तो जब मैं कॉलेज आई और 2011 में मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ खाली हैं, मैं घर से पैसे नहीं ले सकती। तो मैंने सोचा कॉलेज के साथ साथ मैं पार्ट टाइम कुछ जॉब कर लूँ, ताकि जॉब करके मुझे जो पैसे मिलेंगे शायद मैं कुछ कर पाऊँगी। तो मैंने टाटा स्टील जब यहाँ छोटा सा था ऑफिस, जब टाटा डलने वाला था, तो उसके पहले मैंने यहाँ पे सोचा कि ऑफिस में जाके एक इंटरव्यू देती हूँ, फिर जो भी होगा देख लेंगे। तो फिर मैंने डायरेक्टली वहाँ से मिला, जब उस समय रॉकी मार्टिन सर यहाँ पे थे और हमारे शंकर पटेल सर थे। तो इनके थ्रू मेरी बात हुई और मैंने उनको बोला कि मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए, अगर आपके पास कुछ भी जॉब होता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि धर्मपुरा में दोनों था, कॉलेज और ऑफिस, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कंफर्ट हो जाऊँगी।
बट सडनली ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरा सारा इंटरव्यू ले लिया, बोले कि डॉक्यूमेंट्स छोड़ दीजिए, हम आपको 2-3 दिन में फ़ोन करके बताते हैं। और जब तीसरे दिन में कॉल आया तो उनका कॉल ये था कि आप ऑफ़िस आ जाइए, अच्छा। हम आपको बताते हैं। जब मैं ऑफ़िस गई तो एक मेरे लिए गुड न्यूज़ था, और मुझे नहीं मालूम था वो मेरे लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, पर मेरे लिए तो गुड न्यूज़ था। मैं आई ऑफ़िस में तो उन्होंने मुझे बोला, 2011 की बात है जब मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब इस फील्ड में आई, तो सर का ये कहना था कि हमारे इंडिया से काफ़ी वुमेंस हैं जिसकी टीम भूटान अदर कंट्री के लिए जा रही है, पहाड़ पे जाना है, और उसमें आपको मतलब बस्तर से हम आपको सिलेक्शन करते हैं, जिसमें इंडिया की पहली महिला बचेंद्री पाल मैडम जो एवरेस्ट सबमिट की है उनकी टीम में आपको जाना है। तो मैं तो सुन के बहुत उत्सुक थी कि पहाड़ में जाना है, जैसे मैं कैंपिंग की हूँ वैसे ही कुछ करना होगा। तो मैंने हाँ भर दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि घर जाइए और अपनी माताजी से पूछिए और बताइए। जब मैं घर आई मम्मी को पता चला, तो उसके पहले 2010 में मैं हिमाचल नेशनल कैंप अटेंड करके आई थी एनएसएस के थ्रू, तो वो मेरे लिए बेस्ट पॉइंट था, क्योंकि वो अटेंड करने के बाद ये मेरा बेनिफिट था। तो 2011 में जब सिलेक्शन हुआ, तो जब मैं अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा कुछ है कैंपिंग वैम्पिंग का, और बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं आ रही हैं, फेमस महिलाएं हैं, तो मेरे को जाना है। तो एक बचपना था उस समय, तो मम्मी ने बोला कि शायद वो 7-8 दिन का कैंप होता, हाँ ठीक है चली जाओ। तो मैं जब कैंपिंग के लिए निकली थी, तो बस्तर से दिल्ली, और दिल्ली से सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी नज़दीक है, नियर बाय है, और वहाँ से भूटान तक का सफ़र, मतलब वो जो सफ़र था मेरी लाइफ का फर्स्ट सफ़र था, बहुत लॉन्ग सफ़र था। और इतने अच्छे अच्छे मतलब इंडिया में महिलाएं हैं जो इस फील्ड में काम कर रही थी, और मैं सबसे छोटी थी। तो मैं उनके साथ एक्सपीरियंस में भी छोटी थी और एज में भी छोटी थी। वो एज में 40, 45, 35 सब एजेड थी, और मैं उस समय 17-18 साल की थी। तो वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत लॉजिकल एक्सपीरियंस था। उस समय मेरे को ना मेंटली मैं प्रिपेयर थी और ना ही मैं फिज़िकली फिट थी, बट लेकिन एक जुनून था कि मुझे कुछ अलग करना है, वो करके जुनून वो दिखाना करके है। दिखाया। और उस समय हम लोगों ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था इज़ ऑल ओवर इंडिया से, कि जो इंडिया की 12 वुमेंस है उसने ये कंप्लीट किया अभियान। वो 2011 का मेरा बेस्ट पॉइंट था, और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई। 10, 11, 12 में मैं जब मैडम से बोला, मैडम ने मेरे को देखा, तो बचेंद्री पाल मैम, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोर्स करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे खुद से कोर्स टाटा स्टील के थ्रू कोर्स पे भेजा। फिर मैंने बेसिक कोर्स किया, फिर मैंने एडवांस कोर्स किया, वो उसके लिए भी सीटेड बहुत कम मिलती है। और ये करने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ और करना, तो 13 में फिर वापस मैडम लोगों की टीम में मैंने अराउंड अन्नपूर्णा नेपाल में, इज़ अदर कंट्री नेपाल, फिर वो किया। अब आप बताइए बस्तर से वहाँ तक का सफ़र फिर सेम मेरे लिए लंबा पड़ गया। अब तो एक्सपीरियंस लेने लगी थी। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि उस समय एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था और किसी से संपर्क इतना नहीं था, तो हम किसको पूछते, ट्रेन आ रहा, कौन सा ट्रेन में बैठना, अरे ट्रेन आ गई बैठ जाओ। तो ये ऐसे कई बार धोखा हो गया कि मैं गलत ट्रेन में भी बैठ के चली जाती पूरे लगेज के साथ, फिर उतरती आधे ट्रेन में, पता चलता ये ट्रेन कहीं और जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत सारा एक्सपीरियंस करने वाला चीज़ें मेरे साथ घटा, और वो घटनाओं को मैंने अपना एक कुंजी बना लिया। रही चुनौती की बातें, तो कंटिन्यू मेरे सफ़र में कई माउंटेन मैंने चढ़ा, और फाइनली मेरा जो टारगेट था, जो लोगों की ताने थी, जो मेरी मम्मी के साथ जो बोलते थे कि लड़की है, बड़ी हो गई है, शादी करके दो, चूल्हा चौका दो, तो वो गुण तो मेरी मम्मी ने मुझे डाल दिया था कि एक परफेक्ट बेटी भी बना दिया, और आने वाले समय में अगर कहीं किसी की बहू बनोगे तो भी परफेक्ट बन जाओगे, वो चीज़ें सब डाल दिया। लेकिन एक चीज़ था कि मुझे कुछ अलग करना था। बोलते हैं ना भगवान ही है, तो आपकी माँ, माता जी, मैं भी मिलना चाहूँगा। बिल्कुल वो श्योर। भगवान से के बराबर तुलना आप कर सकती हैं? बिल्कुल, मेरी माँ ही मेरी भगवान है, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर पापा होते तो शायद मेरे लिए पापा का भी अहमियत उतना ही होता, लेकिन उन्होंने कभी मुझे एहसास होने नहीं दिया कि आप बिन बाप की बच्ची हो। आज कोई भी देखता है तो ये नहीं कहता मेरा फेस देखे, तो वो यही कहता है कि बहुत सौभाग्यशाली हैं आपके माता-पिता। तो मेरे लिए माँ भी वही है, पिता भी वही है। हम भी वही कहते हैं। जी, और बिल्कुल। आप इतनी खुश हैं, इतनी अच्छे से आप हर प्रश्न का जवाब दे रही हैं, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। बहुत-बहुत अच्छा, तो कोई ख्याति नाम ऐसे होंगे जिन्होंने आपको सराहा होगा या आपकी तारीफ़ की होगी, जैसा भी? बिल्कुल, मैं 2004 या 5 से जो मेहनत कर रही थी, वो कहीं न कहीं एक मोड़, एक दिशा लाना था। लोगों की जो ताने थे, जो उल्लाहने थे, जो
दिल को चुभने वाली बातें थी जो मेरी मम्मी के थ्रू होती थी, तो मैंने उस चीज़ों को मुंह बंद करना कहते हैं, वो मैंने 2021 में कर दिखाया। जो लड़की एक छोटे से गांव, एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पे उसको वो चीज़ों का कुछ नॉलेज नहीं है और वो ये चीज़ करती है, उसके लिए बहुत ही बड़ा चीज़ है। 2021 में फाइनली मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी, जो विश्व की पहली ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर, और विश्व की चौथी ऊंची चोटी है माउंट लोहस्से, जिसकी हाइट है 8,516 मीटर। ये दोनों चोटी को फतह करके पूरे भारत देश में पहली महिला का रिकॉर्ड मैंने बनाया। और 21 में जब ये बनाया, और कई ऐसे न्यूज़ भी आए थे कि लोगों का ये कुछ लोग होते हैं ना, जब आप अच्छा करते हैं तो एक दो पैर खींचने वाले भी होते हैं, तो कुछ लोगों ने ये अफवाहें भी फैला दी थी कि मेरा वहाँ तबीयत बिगड़ गया है और मेरा वहाँ पे डेथ हो गया है। जब माँ को ऐसा पता चला कि मेरी डेथ हो गई है, तो उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। तो वो वाली चीज़ें थी। बट एक कहते हैं ना कि आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो चार बातें भी होती हैं, एक अच्छी भी होती है और एक बुरी भी होती है, तो मैं दोनों को एक्सेप्ट करती हूँ। और उसी बीच जब मैं काठमांडू पहुँची, तो पहला मेरा एक मैसेज था कि ट्विटर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मुझे ट्वीट किया था कि बस्तर की बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी ने हमारा मान बढ़ाया। उसके लिए उन्होंने बहुत सारा ब्लेसिंग किया था। साथ ही साथ हमारी प्रियंका गांधी जी हैं, हमारे सीएम साहब हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने हमें ट्वीट किया। और साथ ही कई इतने अलग अलग राज्य के जो नेता हैं और बड़े पोस्ट पे जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने मेरा पोस्ट किया ट्विटर पे, मुझे बहुत सारे विशेष दिया और सोशल मीडिया के माध्यम विशेष किया। तो वो जो पल था, तब मुझे लगा कि हाँ, फाइनली मैंने एवरेस्ट किया है। क्योंकि एवरेस्ट की चोटी या किसी भी माउंटेन की चोटी, वहाँ पे सिर्फ एक ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके लिए क्लैप करने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जो हमारे साथ गए होते हैं उसमें से कौन जिंदा वापस आएगा ये भी हमें पता नहीं होता। इतनी कठिनाइयों के बीच में जब हम सबमिट करते हैं, टॉप पे होते हैं, और भारत देश का तिरंगा जब हम फहराते हैं, हमारे देश का तिरंगा फहराते हैं, तो वो जो गर्व होता है, वो वही फीलिंग जब मैं नीचे आती हूँ, जब आप लोगों के चेहरे पे वो खुशी दिखती है, तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी ख्याति है। आप जो करती हैं ना, हम लोग का भी सीना यानी गर्व से यानी बहुत ज़्यादा हम लोग फूल जाते हैं, बहुत खुशी होती है। ऐसे लोग अगर आते हैं हमारे देश में, हमारे कहीं से भी आते हैं, आप तो छोटे से गांव टाकरा गुड़ा जी। है ना, जो यानी नक्शे में ढूंढना बहुत मुश्किल हो मुश्किल है। जाएगा है। बस्तर जिला को ऐसे भी लोग सिर्फ नक्सलाइट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस बारे में शासन क्या सोचती है? और इसी प्रश्न के साथ एक छोटा सा और प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ राज्यपाल महोदया उइके जी हैं, जी। उन्होंने आपके बारे में कुछ किया, या हम इस माध्यम से हम चाहते हैं कि उन तक बात जाए और आप जैसे प्रतिभाओं का सम्मान हो, ये हम चाहते हैं। तो दोनों प्रश्न का जवाब आप दीजिए। अ, हमारे राज्य में ही नहीं, हमारे क्षेत्र में स्पेशल बस्तर के लेके बोलूँगी कि बस्तर को पिछड़ा समझते हैं, पर बस्तर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो फुटबॉल के फील्ड में हो, चाहे वो क्रिकेट के फील्ड में हो, बैडमिंटन के फील्ड में, जूडो कराटे के फील्ड में हो, स्विमिंग के फील्ड में हो, चाहे माउंटेन के फील्ड में हो, प्रतिभाओं की यहाँ कमी नहीं है। बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी जैसे हमारे माननीय कलेक्टर रजत बंसल सर थे, तो उनके थ्रू जैसे मुझे, मतलब कहते हैं ना, कोयले से हीरा को पहचानना एक जौहरी का काम है, तो वही वो काम किया उन्होंने कि मुझे पहचान के मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, और उसके बाद मुझे एक टारगेट था कि मुझे ये करना। मैंने उनको बोला और वो मेरा सहयोग किए, चाहे वो माध्यम कुछ भी था, पर उन्होंने मेरा सहयोग किया। एनएमडीसी के थ्रू मेरा सहयोग हुआ। तो एक होता है कि बच्चे को पहचान के वो प्लेटफॉर्म देना, तो ये शासन का काम है। अगर शासन नहीं देगी तो फिर बच्चा करेगा क्या? अगर आपको देश, आपके क्षेत्र, अपने राज्य का नाम रोशन करना है, बच्चा तो मेहनत करेगा, पर उसे मार्ग दिखाने वाला कोई चाहिए, उनको आर्थिक सहयोग देने वाला कोई चाहिए। आज मैंने किया, आज मुझे मिला था तो किया, आज मैं रुक गई। अभी आने वाला जो कल है वो मैं रुक जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ खाली हैं। अगर वही चीज़ बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक जॉब दे दिया जाए, कि परमानेंट आपका कोई जॉब होता है कि कम से कम 10,000 भी अगर सैलरी आती, तो बच्चे के घर वाले तो उसे नहीं सुनाएंगे। तो ये चीज़ है कि हर एक बच्चे को ये चीज़ देनी चाहिए, चाहे वो खेल के मैदान में उतरता हो बच्चा, और चाहे वो पर्वत के लिए चढ़ता हो बच्चा। मैं वो हर चीज़ों के लिए बोल रही हूँ कि
उनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि एक होता है, एक उम्र होती है हमारे यहाँ पे बस्तर पे छोटे समय में ही शादी कर दिया जाता है। इसलिए शादी कर दिया जाता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर वही बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी, उससे पहले शादी कर दिया जाए। फिर दूसरा एक ऐसा होता है कि बच्चा खेल रहा है, कितना दिन खेलेगा, फिर वो खेलने के ऊपर भी घर वाले भी सुनाने, क्योंकि घर वाले से ज़्यादा बाहर वाले सुनाने लगते हैं। तो उसमें बच्चा क्या होता है कि वो डिमोटिवेट हो जाता है, तो वो फिर गलत रास्ते को सेलेक्ट कर लेता है कि मैं गलत करता हूँ। भाई फ़ायदा तो कहीं ना चाहिए। फिर एक होता है बच्चा कि वो क्या करोगे पढ़ लिख के, तुम पढ़ लिख के से अच्छा रोजी कर लो। फिर वो रोजी 150 200 250 रुपये के लिए वो अपना पूरा जीवन खराब कर देता है, फिर उसी में वो बड़ा हो जाता है। तो एक होता है अगर बच्चे के अंदर पैसे की लालच आ जाएगी तो वो इस फील्ड में नहीं आ आगे नहीं सकता। बढ़ पाता। तो मैं मेरा मेरा सोच है, क्योंकि मैं खेल की उम्र से देख रही हूँ, खेलने वाले बच्चे मेरे साथ होते हैं, तो उनके दिमाग में ये होता है कि अगर हमारे पास आवक हो, अगर हमारे पास एक सक्षम पोस्ट हो, तो उससे क्या है, घर वाले की भी बोलती बंद होगी, चार लोगों की बोलती, हम तो खेलेंगे, हम आजीवन खेलेंगे, जब तक हमारा जीवन चल रहा है, जब तक हमारा बॉडी चल रहा है हम तो खेलेंगे। लेकिन अधिकतर आप देखिए जो पहले भी खिलाड़ी रह चुके हैं और कई भी अच्छे हमारे छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी हैं, उनको भी सही चीज़ें नहीं मिलती तो वो दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। तो फिर वही होता है कि मंजिल को, दूसरे मंजिल के लिए तैयार करना, उस शरीर को भी तो चाहिए ना। तो उस समय वो क्या करेगा। तो अगर शासन इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान देती है तो बहुत अच्छी बात है कि उनको एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा। एक जैसे राज्य क्षेत्र हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, वो तो बना ही रहेगा, क्योंकि एक अच्छे चीज़ को देख के दूसरा भी वही करना चाहता है। जैसे मैं एवरेस्ट चढ़ के आई थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने ये पूछा कि एवरेस्ट कैसे चढ़ते हैं, हमें भी चढ़ना है। तो उनकी जो ललक थी वो एवरेस्ट के टॉप पे थी, उनकी ये ललक ये नहीं थी कि उसका स्ट्रगल कैसा इससे है। किए। जो सबसे मेन था वो स्ट्रगल था कि मैंने एक एक पार्ट को लेके निरंतर किसी न किसी कार्य में अपने बॉडी को, अपने दिमाग को एंगेज किया था, लोगों के डिमोटिवेट बातों को कलेक्ट किया था, ताकि उनको मैं ये दिखा पाऊँ कि कल के दिन ये ना बोले। आज मुझे कोई नहीं कहता, आज मुझे शान से कहता है कि हम बोलते थे, आज नहीं तो कल ये नाम करेगी। वो तो नाम बढ़ते काम बढ़ते लोग तो कहेंगे, लेकिन मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि अगर वो नहीं बोले होते तो शायद मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती कुछ अलग करने की। इसीलिए कहा गया है ना, सिक्के के दो पहलू होते जी, हैं, है ना। बिल्कुल। और आपने उसका सामना किया, जी, और आप जिस तरक्की में, यानी जितना आगे बढ़ी हैं, जी, वो तो जितनी तारीफ करें कम है। जी। इतनी अच्छी आपकी सोच है। और आप, अच्छा, आने वाली जो पीढ़ी है, अभी जो आ रहे हैं, अभी जो यंग बैच है, अभी जो युवा लोग हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी। इसके पहले एक क्वेश्चन था आपका राज्यपाल महोदय हाँ। वाला। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, लास्ट हाँ शायद 1 डेढ़ 2 महीने पहले मैंने राज्यपाल महोदया से मिली थी। उनको भी मैंने ये सारा चीज़ समझाया, बैठ के काफ़ी डिस्कस किया, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, ये हमारे राज्य की बात है। अगर हम हमारे राज्य में कुछ नया डेवलप करते हैं तो हो सकता है, अभी तो हमारे राज्य भी बढ़ गए हैं, तो उनमें भी एक क्वालिटी आएगी, एक वैरायटी आएगी और एक नया बच्चा पैदा होगा जो एक अलग से नाम रोशन करेगा। मैं नहीं चाहती कि सब नैना सिंह धाकड़ बने, नैना सिंह धाकड़ से भी कोई अलग बनना चाहिए, ये मेरी सोच है। और मैं नहीं कहती कि हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़े, मैं ये चाहती हूँ कि वो जो कर रहे हैं उनका ही वो माउंट एवरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट था, क्योंकि वहाँ से ज़िंदा लौटना इज़ नॉट अ ईजी। तो उसी तरीके से चाहे वो फुटबॉल का ग्राउंड हो, चाहे वो इंजीनियर का फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टरी का फील्ड हो, चाहे वो किसी खेल का मैदान हो, तो वो फील्ड को ये सोचे कि यही मेरा माउंट एवरेस्ट है, यही मेरा गोल है। तो एक दृढ़ संकल्प होता है, वो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैंने इन चीज़ों को समझाया महोदया जी से, उन्होंने सारी बात सुनी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में, मतलब जो मैं चाहती थी, क्योंकि जब मैं आई थी करके तो मैंने सीएम सर को एक लेटर बताया भी था और लेटर भी सौंपा है कि हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एडवेंचर इंस्टीट्यूट, जिसमें हमारे यहाँ के यूथ, जो आपके अभी के क्वेश्चन थे, वो उसमें ज्वाइन होने चाहिए, ताकि वो किसी दूसरे रास्ते में जाने से अच्छा, किसी गलत रास्ते में जाने से अच्छा कुछ एडवेंचर करके कुछ डिफ़िकल्ट करें। डिफ़िकल्टी आती है तब लोगों की बुद्धि खुलती है। लोग कहते हैं बादाम खाने से अक्ल आती है, मैं कहती हूँ डिफ़िकल्टी जब मुसीबत आती है तब अक्ल आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें इंक्लूडिंग है। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। तो ये भी बात मैंने रखा है राज्यपाल महोदया जी से और हमारे सीएम भूपेश बघेल जी से। उन्होंने भी मौखिक रूप से तो मुझे यही कहा है कि हाँ, आने वाले समय में यहाँ पे होगा। अब प्रोसेस अभी 1.5 साल हो गया है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो इस चीज़ का दुख है। और राज्यपाल महोदया जी से मैंने इस फील्ड से लेकर एक जो होता है कि राज्य अलंकरण से सम्मानित होना चाहिए,
जैसे खेल अलंकरण पुरस्कार मिलता है तो बच्चा को एक जॉब का आशा हो जाता है एक स्पोर्ट पर्सन को, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी राज्य का एक अलंकरण होना चाहिए कि कोई अगर इतना बड़ा काम कर रहा है तो आप उसे राज्य का भी अगर सम्मान नहीं कर सकते तो फिर कोई मतलब नहीं। इतनी मेहनत तो फिर पानी बराबर हो जाती है। क्योंकि कहने में कहते हैं ना, अभी हर कोई मुझे कहता है कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बहन दीदी है, मेरी जो भी है, तो सब मेरी मेरी कहते हैं, लेकिन अगर वही नाम नहीं होता, अगर मेरा वो काम नहीं होता, क्या कोई मुझे जानता? तो वो चीज़ों के लिए अखरता है। मैं ये चाहती हूँ कि सबको पहचानिए, सबको मान्य दीजिए। और महोदया जी ने कहा है कि इस प्रोसेस पे रखा, अभी डॉक्यूमेंट्स काम पे है, तो 2 महीना हो गया, अभी तो कुछ रिप्लाई नहीं है। तो होप मैं अभी एक बार इसके थ्रू बताना चाहूँगी कि महोदया जी हमसे मतलब आप भी इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, है ना? और एक महिला होने के नाते जो मैं यूथ होने के नाते आपका जो जीवन स्ट्रगल है वो मैंने मौखिक रूप से सुना है। तो मैं भी चाहूँगी आपकी और मेरी, जैसे मेरी जो कहानी है मैम से बहुत मिलती जुलती है, और ये दोनों जो कहानी अगर मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है। तो हमारे बस्तर ही नहीं, पूरे राज्य के यूथ के लिए आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो शायद हम कुछ अच्छा करके हमारे राज्य को और ऊंचा लेके जा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था आपका जो यूथ के लिए काम, मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट अगर बन जाता है तो यहाँ के जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, जो लोग दूसरे एंगल पे जाते हैं, तो उनको मैं एंगेज करना चाहती थी। जैसे हमारे गांव के भी कई बच्चे हैं, वो सिर्फ अपने रोज़ी रोटी पे ही हैं। रोज़ी रोटी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक एज होता है, अगर एज के टाइम पे आप सही दिशा पे आते हैं तो ये हो सकता है हमारा भारत देश का नाम बहुत ऊंचा होगा। तो ये मेरा सोच है कि यूथ इसमें आए, और यूथ के साथ कुछ जनरेशन के लोग हैं वो भी आएँ, ताकि लोगों को ये रहे, एडवेंचर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो एक साहसिक कार्य है, और साहसिक कार्य के लिए साहस अपना जिगरा बहुत बड़ा चाहिए। तो ये वही चीज़ है कि आपको समुद्र लेवल पे रहना और समंदर के ऊपर चले जाना में बहुत फ़र्क है। जैसे कि पानी के नीचे, जैसे कई लोगों को होता है ना पानी से डर लगता है, वैसे ही माउंटेन से भी डर लगता है। तो मैं भी वही डरपोक थी, जब मैं कर सकती हूँ तो बाकी क्यों नहीं। अच्छा, एक प्रश्न आया मेरे मन में, कहीं तो इतने बड़े आप मुकाम में बहुत ज़्यादा परेशानी कहीं हुई, या तो डर लगा, या कहीं आप फिसली, ऐसा कहीं एकाध कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी? बिल्कुल। जैसे कि हम माउंटेन में होते हैं तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है ना कि कुछ अपने जो खास हमारे साथ में बैठे उठे खाए और रहे हैं, और वही व्यक्ति अगर आपकी आंखों के सामने मर जाए, तो और उस सिचुएशन में ना हम उसकी डेड बॉडी उठा सकते हैं, ना उस डेड बॉडी को छू सकते हैं, और ना ही उस डेड बॉडी को कुछ कर सकते हैं। ऐसा एक सिचुएशन आया था कि 2019 में आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी भीड़ पड़ी थी एवरेस्ट पे, तो उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो जो मेरे बैचमेट थे वो वहीं पे पड़े हुए हैं। तो जब मैं अभी 21 में गई तो मेरे मन में एक था कि बहुत बड़ी बड़ी खाई होती है, जिसको देख के ऐसा मन लगता था कि वो मुझे आवाज़ दे रहे हैं क्या। कई लोग तो ऐसे पड़े हैं जैसे कि सो रहे हैं। तो वो सब देख के मतलब मन में एक चीज़ था कि कहीं आखिरी चांस मेरा तो नहीं है, तो ये वाला डर था मन में। और जो चैलेंजिंग वाली बात थी, माउंट एवरेस्ट के रूट पे मैंने तो पहले जो लॉस से किया, माउंट लॉस से था, वो करने के टाइम में मुझे ये था कि हाँ ये सब डमी है, एक डमी है, एक ऐसा नॉलेज था, मतलब मन के अंदर से वो चीज़ पैदा हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं माउंट एवरेस्ट लॉस से करके जब मैं डाउन आई, 23 मई को मैंने 2022 को माउंट लॉस से किया। और जब मैं नीचे आई तो मैं 6400 मीटर पे, जो मेरा गाइड था, जो मेरा शेरपा था, जो मेरे कंपनी का मालिक था, वो मुझे उसी हाइट पे छोड़ के नीचे आ गया, क्योंकि उनका कहना था कि हम लोगों ने कर लिया, अब हमको डाउन जाना है। और मेरे को एनर्जी सेव करना था, क्योंकि अगर मैं नीचे जाती तो शायद मैं ऊपर नहीं आ पाती। मेरे अंदर से जवाब आ रहा था कि मुझे यहाँ से जाना है। और मौसम ख़राब हो गया और मैं 1 हफ़्ता वहीं पे बैठी रही, मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक मैं वहीं बैठी रही। अब आप समझ सकते हैं कि 6400 मीटर अगर इंडिया में कोई माउंटेन करता है तो उसकी एक चोटी होती है, और उस हाइट पे मुझे बैठना 1 हफ्ते बिना ऑक्सीजन के, तो वो बहुत डिफ़िकल्टी था। बहुत मतलब चैलेंजिंग वो था। एक चैलेंज था कि मेरे को हर एक जीवन के हर एक सांस में एक चीज़ सिखाता रहा और मैं सीखती रही, और वो लर्निंग पॉइंट में था और मैंने वो सीखा। और 1 हफ्ते बाद फिर भी मैं वही अपनी स्टैमिना को तेज़ रखी, क्योंकि पूरा राज्य का भार ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कंधे पे है और मुझे एवरेस्ट की चोटी पे जाना है। और 30 तारीख को मैं मूव की, और 1 जून को मैंने एवरेस्ट की टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे मैंने वो सबमिट किया। और सबमिट करके ये फील हुआ कि हाँ अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी हल्की हुई। और जब मैं डाउन आई तब मेरे को लगा, कई लोगों की ज़ुबान पे था ये मर जाएगी, और
खाती नहीं है, वेजिटेरियन है, दाल चावल खा के वो कितना मेहनत करेगी। लेकिन नेपाल में जब मैं एंटर की थी तो एक टी शर्ट पे लिखा था कि दाल चावल दाल चावल पावर 24 आवर। अच्छा। तो ये जो था वो मेरे दिमाग में घर कर गया था कि हाँ, कि दाल चावल का पावर इतना होता है कि 24 आवर हम काम कर सकते हैं। तो ये वो मेरे चैलेंजिंग पॉइंट था। अभी सडनली जो 15 अगस्त की बात है, एक मिशन चल रहा था कि हर घर झंडा। हाँ। तो उस मिशन को इंक्लूडिंग करने के पहले जुलाई में मेरे मन में एक ख्याल आया। मैं इंडिया की तरफ से सिलेक्शन हुआ था जून में, आईएमएफ इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की तरफ से सिलेक्शन हुआ था। अननेम पिक था जिसका वहाँ आज तक किसी ने, पूरे वर्ल्ड से किसी ने नहीं किया। तो हमारी 6 लोगों की टीम थी, अलग अलग जगह से थे। हाँ, उसमें सिलेक्शन हुआ और जब मैं वहाँ पे गई तो हम जिस रूट को फॉलो किए, जहाँ पे एक पक्षी भी नहीं जाता, उस रूट पे हम लोग थे। और जब हमारा सबमिट का दिन आया, जब हम टॉप ऑफ द माउंटेन पे जाने वाले थे, तो एक सिचुएशन था कि बड़ी बड़ी खाइयाँ थी। हम वॉल पे क्लाइंब कर लिए हैं और पूरी खाइयों के बीच में हम घिरे हुए थे। वो चीज़ देख के हम, मतलब माउंटेन की चोटी दिख रही है और हम उसे जा नहीं सकते, क्योंकि उस खाइयों को पार करते तो शायद हम 6 के 6 वापस नहीं आ पाते। उस सिचुएशन को भी हमने पूरा किया और बस चोटी से अचूक हो गए, 600-700 मीटर दूर रह गए और हमें बैक लेना पड़े। तो वो इंडिया की तरफ से सिलेक्शन था। तो एक सफल व्यक्ति के पीछे असफलता भी होना ज़रूरी है। शायद करेक्ट, सफलता में शायद ईगो आ जाता है और मैं नहीं चाहती मेरे अंदर ईगो आए। और साथ ही साथ जब मैं डाउन आने के मैं शायद 10 दिन भी नहीं रही होंगी और मैंने अपनी पैकिंग कर लिया। और वही मिशन को मैं फॉलो करने के लिए हर घर तिरंगा को मैंने सोचा, क्यों ना हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, हर माउंटेन तिरंगा हो। हाँ। तो मैंने ये इस मिशन को आगे ले जाना चाह रही थी। और हमारा जो टीम था वो कलकत्ता और कुछ गुजरात इंडिया से थे और मैं छत्तीसगढ़ से, बस्तर से थी। तो अभी हमने 7 माउंटेन सबमिट करना था। 7 माउंटेन, आप सोचिए कि 10 दिन में 7 माउंटेन करना कितना डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन मैं उसे इजी वे में ली और हम गए। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि लेह लद्दाख का माउंटेन था और हमारे पास 10 लोग की टीम थी और 7 माउंटेन थे, लेह लद्दाख, मैंगटोक, कांगरी और साथ में और भी थी कारजोक की। तो हम लोगों का मिशन था कि ये सब सबमिट करेंगे। बट एक हेल्थ इश्यूज़ आ गया 3 लोगों का, तो हम डाउन आए, 3 लोग डाउन रह गए। फिर हम 7 लोग ऊपर गए। 7 में से एक का तबीयत इतना ख़राब था कि वो डेथ बॉडी की तरह हो गया था कि उसे हम डाउन लाएं या ऊपर जाएं। तो वो जो सिचुएशन था वो बहुत गंदा सिचुएशन था। अगर हम शायद वहाँ पे कुछ देरी करते तो उसकी डेथ हो जाती। तो उसे 3 लोग फिर डाउन लेके आए। फिर हम 3 लोग ऊपर बचे थे और जब हम बचे थे तो हम सोचे थे कि 15 अगस्त को हम उस फ्लैग को हम हर चोटी पे फहराएंगे। बट बाय लक ऐसा हुआ कि मौसम इतना गंदा था कि वो 3 दिन हमें वेदर इतना ख़राब मिला, ना हम टेंट के बाहर आ पाए, ना हम पानी लेने की, क्योंकि जहाँ से धार आ रही थी वो पानी भी बर्फ़ बन गया था। अब ना ही हम पानी पी सकते थे और ना ही हमारे पास खाने के लिए कुछ, क्योंकि एक दिन का खाना हमने लिया था और 3 दिन हमें वहाँ बिताए। और उस 3 दिन में उस सिचुएशन, मैंने तो सोचा कि मैंने एवरेस्ट किया है तो एक मैं मेंटली प्रिपेयर थी। पर जो दो जो कहते हाँ, हैं हाँ। अदर जगह से थे, मुझे उन्हें समझना था। और एक टेंट के बीच में 2 पुरुष के बीच में मैं वहाँ हैंडल कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा, मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती कि कभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो तो मुझे बोलो, कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बोलो, क्योंकि जो था वो था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इवन वो पानी की जो धार वो भी तो सूख गई थी, वहाँ से भी पानी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट था। और हमारी जो ब्यूटेन गैस होती है, ब्यूटेन गैस हमारे पास थी लेकिन जलाने के लिए माचिस नहीं था सडनली, क्योंकि वहाँ लाइटर काम नहीं करती, लाइटर ब्लॉक हो गया और माचिस उसी एक बंदे मतलब के, वैसे नहीं नहीं था। नहीं नहीं, माचिस हमने रखा था, एक बंदे की इश्यूज़ की वजह से सबके मेंटली ऐसा हो गया कि जिसके पास माचिस था वो नीचे चला गया। तो वो कंडीशन जो इतना डिफ़िकल्ट था कि 3 दिन हमें भूखे रहना पड़ा। फिर आफ्टर हमने सोचा कि मैंने डिसीजन लिया, 15 भी बीत गया, 16 की सुबह हम रिटर्न आने लगे, क्योंकि ऊपर जाना, चोटी सामने थी और हम नहीं जा पाए। तो एक खलता है ना कि आप मंजिल के सामने हो और आपको वहाँ से बस टच करके वापस आना है, और वही नहीं हुआ। फिर मुझे मन में ये खेद था, मैंने भी भगवान से बोला कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि शायद पूरी टीम को लेके आऊँगी। और मैं जब डाउन आई तो एक एक कदम चलने में, मतलब इतनी बर्फ़ों के बीच में हम जब नीचे आते हैं बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जब नीचे आया और 16 को शाम के, जैसे सुबह चलना स्टार्ट किया तो शाम के 6:30 बजे मैं बेस कैंप पहुँची। बेस कैंप में जो 3 लोगों की तबीयत थी वो ओके हो गया था और एक जो बंदा था उसको तो हम लोगों ने नीचे रिफ़र करवा दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तबीयत हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रहे थे। फिर उसके बाद 16 में नीचे आई, 17 रात को हमने रात के 1:30 बजे चलना स्टार्ट किया विद टीम।
तो 6 लोगों की टीम थी। और वो जो टीम का जो मतलब चलना स्टार्ट हुआ, अब रात के 1:30 बजे आप सोचिए, उस बर्फ़बारी के बीच में जब हम निकलते हैं और उस चोटी को छूते हैं, मतलब 1, 2, 3 कैंप लगाना था, वो 1, 2, 3 कैंप छोड़ के हमने सीधा बेस कैंप से सबमिट के लिए जाते हैं। मतलब 3 दिन हमें स्टे करना, 3 दिन स्टे नहीं करके हम सीधा सबमिट के लिए जाते हैं, बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो हमने रात के 1:30 बजे चलना स्टार्ट किया और दूसरे दिन मतलब सुबह के 12 बजे हम सबमिट पॉइंट में पहुँचे। तो मैंगटोक कांगरी 3 जिसकी हाइट 6250 मीटर थी, मैंगटोक कांगरी 2 जिसकी हाइट 6150 मीटर थी, मैंगटोक कांगरी 1 जिसकी हाइट 6100 मीटर थी। तो ये तीनों को सबमिट किया और तीनों को सबमिट करने के बाद हमने हमारे देश का झंडा फहराया। और दूसरा हमारे श्री राम जी का झंडा, मैं मानती हूँ कि मेरे साथ हमेशा रहते हैं, तो श्री राम जी का झंडा फहराया। तीसरा मेरे पास स्वामी विवेकानंद जी है, जो मैं एनएसएस से जुड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ है, तो उठो जागो और रुको मत जब तक अपनी लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो ये मैं मिशन अपना चलाती हूँ। और चौथा हमारा ये था कि मैं बेटियों पे बहुत काम करती हूँ, क्योंकि एक बेटी होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना मेंटली प्रिपेयर कर लेती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबका मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारा दिया है, लेकिन मैं उसमें ऐड करती हूँ कि बेटी नहीं किसी से कम, बेटी को मिलेगा देश में दाम। बहुत तो ये मेरा मिशन है और मैं इस मिशन को ही फॉलो कर रही हूँ। पांचवा एक फ्लैग था जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हमारे शासन का लोगो के साथ में ये था। और छठा ये था कि आमचो बस्तर सबले सुंदर। तो ये मेरा मिशन के ऊपर ये फ्लैग था जिसको वहाँ तक मैं लेके जाती हूँ। इतनी कठिनाइयों चुनौतियों को लेके जाने के बाद मैं उस टॉप पे पहुँचती हूँ और उसी स्वस्थ स्वास्थ्य लेके नीचे सुरक्षित आती हूँ। तो ये मेरा कम्प्लीटली मिशन 18 अगस्त को कंप्लीट हुआ। और जब हम वापस आए तो पूरा 24 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने बिना सोए बिना खाए जो चलना था, इवन जो 1 लीटर पानी थी वही लेके गए और वो नीचे आते तक वो पानी को बचा के रखना था। तो वो जो एनर्जी होती है, वो जो उत्सुकता होती है, वो हमारे झंडे में होती है, क्योंकि भारत देश का झंडा ही इतना एनर्जेटिक फुल होता है। और हम बस्तर की मिट्टी से जुड़े हैं तो हम प्रकृति में जीते हैं, ये स्वाभाविक सी चीज़ है। तो हमें किसी चीज़ का अगर दुख भी हो तो हमारे चेहरे पे स्माइल रहती है। तो ये मेरा मिशन था अभी जो हाल ही किया है। तो ये थी नैना सिंह धाकड़, यथा नाम तथा गुण धाकड़, यानी एक मजबूत इरादा रखने वाले। यानी आज हम बोलते हैं कि वो आदमी तो बिल्कुल धाकड़ निकला यार। तो आज इतना गर्व हो रहा है कि मैं इस धाकड़ बिटिया के साथ बैठा हूँ और ये देश के लिए गर्व की बात है। और शासन प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगा देना चाहिए शासन और प्रशासन, और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बल्कि आगे आकर कुछ करना चाहिए।